Good morning, friends. Today we have learned about description of arguments for or against a topic. It is also a part of short composition. In the description of argument for or against a topic, a particular argument has to be given in favor or against a topic. यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक में हम किसी भी विषय के फेवर में यानी कि उसके पक्ष में और उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विपक्ष में बहस करते हैं या अपने विचार लिखते हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एज कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एंड रिलेटेड टू सोसाइटी एट्सेट्रा. यानी ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, किसी समसामयिक घटनाक्रम से, किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय से या फिर किसी सामाजिक विषय से संबंधित हो सकता है. इफ़ यू वांट टू राइट इन फेवर ऑफ ए टॉपिक, यू टेल इट्स क्वालिटीज़, प्रॉफिट्स एंड पॉजिटिव व्यूज़. अगर आप इसके लाभ के बारे में या इसके फेवर यानी इसके पक्ष के बारे में लिखना चाहते हैं तो हमें इसकी अच्छी बातों के बारे में बताना होता है. हम इसकी क्वालिटीज़ के बारे में, इससे होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में और इसके पॉजिटिव व्यूज़ यानी सकारात्मक पक्षों को रखते हैं. इफ़ यू वांट टू राइट अगेंस्ट ए टॉपिक देन टेल इट्स डिमेरिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स. और अगर आप इसके अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं, जो भी विषय आपने चुना है उसके अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं, तो आपको उसकी डिमेरिट्स यानी कि उसकी बुराइयां और उसके नकारात्मक पक्ष के बारे में लिखना होता है. इससे लिखने के लिए हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है दैट इट शुड बी ब्रीफ, ट्रू एंड रीजनेबल. यानी ये संक्षिप्त होना चाहिए, सही और सच्चा होना चाहिए, रीजनेबल यानी कि तर्क पर आधारित होना चाहिए, इसके कारण सही होने चाहिए, एंड ऑल्सो रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. और ये बिल्कुल ही सिंपल यानी साधारण भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए. और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स. ये 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए. क्लियर है? अब इसके बाद हम देख लें कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे. देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल. किसी भी डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं कि वो क्या पूछ रहा है, कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है. जब तक आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे. अब क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है व्यवसायीकरण. शिक्षा का व्यवसायीकरण यूजफुल लाभदायक है. अब हमें इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट दोनों ही तरह से लिखना है. तो अगर हम फेवर में लिखेंगे तो हम फेवर में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे फॉर, और उससे पहले हम जो हमारा हेडिंग है, जो टॉपिक है, उस हेडिंग को बीच में लिखेंगे. जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल. अब क्योंकि हम इसके पहले फेवर में लिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पहले फॉर इसके फेवर के लिए. देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण लाभदायक होता है. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यू टू इट. यानी कि हमारे देश के विद्यार्थियों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. किसके द्वारा? इसके द्वारा. ड्यू टू इट यानी इसके द्वारा. किसके? कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के द्वारा. हाई क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय बिजनेसमैन. और जो उच्च स्तर की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? बिजनेसमैन के द्वारा चलाई जाती हैं. दे प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटीज़. वो क्या करते हैं? उचित वातावरण और सुविधाएं प्रदान करते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस गेट मोर चांसेस टू अचीव देयर टारगेट. और जो विद्यार्थी हैं इन संस्थाओं में पढ़ने वाले
उनको अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं अपने टारगेट को प्राप्त करने में। बाय स्पेंडिंग ए लिटिल यानी थोड़ा सा खर्च करके वी कैन गेट एजुकेशन, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर विच वी हैव टू गो टू फॉरेन कंट्रीज, जिसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशों में जाना पड़ता है। ये तो थी बात इसके फेवर में, ठीक है। अब अगर हम इसके अगेंस्ट में लिखें तो अगेंस्ट में हम किस तरह से लिखते हैं वो देखिए। जब हमें अगेंस्ट में लिखना होता है तब हम लिखते हैं अगेंस्ट, और फिर उसके बारे में देखिए कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट यूजफुल, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण लाभदायक नहीं है। इट हैज़ ब्रॉट डिटेरियोरेशन टू आवर एजुकेशन, ये हमारे शिक्षा सिस्टम में यानी कि हमारे शिक्षा का जो तंत्र है उसमें क्या डिटेरियोरेशन यानी कि गिरावट उत्पन्न करता है, गिरावट लाता है। हाई क्लास इंस्टीट्यूशंस चार्ज सो मच फॉर एजुकेशन, और जो हाई क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो इतना ज़्यादा चार्ज लगाती हैं शिक्षा पर, सो दैट मैनी ए टैलेंटेड, जिससे कि बहुत से टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली बच्चे बट पुअर चाइल्ड लेकिन गरीब बच्चे हैज़ टू रिमेन विदाउट एजुकेशन, शिक्षा के बिना ही रह जाते हैं। द मेन मोटिव ऑफ दीज ट्रेडर्स ऑफ एजुकेशन, दीज ट्रेडर्स ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के विक्रेता यानी जो शिक्षा का व्यापार करते हैं। तो शिक्षा के व्यापारियों का जो मेन मोटिव होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, आर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। ठीक है, आपको ये, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से सोच समझकर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट ऑन बैन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर स्टूडेंट्स, राइट योर आइडियाज़ फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। यानी आपको अगर प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखिए कि आपके स्कूल में एक डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है, उसका टॉपिक क्या है, बैन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर स्टूडेंट्स। इस पर आपको अपने विचार उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही लिखने हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक इंग्लिश इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन। यानी 50 शब्दों में आपको ये लिखना है कि आप इसके फेवर में यानी कि पक्ष में और विपक्ष में अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन, अंग्रेजी जो है वो शिक्षा का सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा माध्यम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी read about accepting and declining invitations. It is the last part of short composition. Accepting and declining invitation में हम formal और informal invitations के reply देते हैं। Invitation reply 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 formal invitation reply और नंबर 2 informal invitation reply। Formal invitation reply यह एक रिटन और स्पोकन रिप्लाई होता है। इसे लिखते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। ये भी पहले ये जान लें, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक एक्सेप्टिंग, दूसरा डिक्लाइनिंग, जिसे रिफ्यूजिंग भी कहते हैं। अब देखिए इनके कुछ पॉइंट्स। सम वैल्यू पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड in an accepting or a declining reply of the formal invitation। यानी जो इसके मेन पॉइंट्स हैं फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई और डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग के, वो देख लें कि इसमें क्या क्या लिखना होता है और किस तरह से लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम, डेजिग्नेशन एट्सेट्रा ऑफ द सेंडर। सेंडर यानी जो पत्र भेज रहा है, ठीक है।
नंबर 2, थैंक्स टू द होस्ट। होस्ट यानी जो मेज़बान है, जिसने आपको बुलाया है, आपको इनवाइट किया है, उसको थैंक्स करते हुए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इनविटेशन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इनविटेशन यानी कि जो निमंत्रण आपको भेजा गया है उसके बाबत में। फिर नंबर 3, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एक्सेट्रा ऑफ द होस्ट। अब ये होस्ट के हैं जो जिसने आपको बुलाया है, ठीक है। नंबर 4, नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन एक्सेट्रा, यानी किस इवेंट पर और किस ओकेजन पर आपको बुलाया गया है, हम उसके बारे में बताते हैं। फिर डेट यानी कब, वेन्यू यानी किस जगह, और लास्ट में एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल, यानी आप उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसे रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो रिप्लाई है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ 2 पॉइंट और लिखने होते हैं। नंबर 1, रीज़न, यानी हम किस कारण से उस इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और उसके बाद विश यानी कि हम उन्हें उन शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पहले फॉर्मल रिप्लाई के एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। एक चीज़ और जान लें कि फॉर्मल रिप्लाई जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, ठीक है। देखिए, एक्सेप्टिंग रिप्लाइज ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, यानी फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई हम एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यू आर संदीप गुप्ता ऑफ 31 जनता कॉलोनी, जयपुर। यू हैव been invited by M.K. Khanna to attend the wedding of his daughter. Write a formal reply to him accepting the invitation. अब यहाँ किसे बुलाया जा रहा है और क्यों बुलाया जा रहा है और कौन बुला रहा है, वो सारी बातें हमारे प्रश्न में वो दी हुई हैं। देखिए यहाँ संदीप गुप्ता, यानी कि आप जो हैं वो संदीप गुप्ता हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? 31 जनता कॉलोनी में। कहाँ? जयपुर। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको किसने इनवाइट किया है? मिस्टर खन्ना ने, ठीक है। किस लिए इनवाइट किया है? द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। अब सारी बातें हमें यहाँ क्वेश्चन में मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है? एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले सेंडर का नाम, सेंडर का नाम देखिए मिस्टर संदीप गुप्ता, ठीक है, क्योंकि ये इनविटेशन आपको यानी संदीप गुप्ता को मिला है, तो संदीप गुप्ता अब उसका रिप्लाई दे रहे हैं, उसका उत्तर भेज रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनका नाम मिस्टर संदीप गुप्ता। अब क्योंकि वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं तो थैंक्स किसने भेजा है? मिस्टर M.K. खन्ना ने, तो हम यहाँ उनका नाम लिखेंगे। मिस्टर संदीप गुप्ता थैंक्स मिस्टर M.K. खन्ना, किस लिए? फॉर हिज काइंड इनविटेशन। और इनविटेशन किस लिए था? टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, उनकी डॉटर की मैरिज अटेंड करने के लिए। अब यहाँ हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रिया विद रोहन, ठीक है। अब हमने क्या कहा? डेट और वेन्यू। अब देखिए कब? ऑन 4 मार्च। यहाँ सन दिया हुआ है, आप उसमें वहाँ कोई भी सन, जिस सन के इनविटेशन जिस सन का है उसी सन को लिखेंगे। कहाँ बुलाया है? हमने कहा वेन्यू, देखिए एट होटल इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ही हैज़ मच प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्लियर है? यहाँ अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इनविटेशन आप लिखेंगे उसे एक बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे। ये इनविटेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर सके, क्योंकि
इसमें सारी जानकारियाँ आपके क्वेश्चन में दी गई होती हैं, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना होता है। ठीक है, ये तो था आपका एक्सेप्टिंग रिप्लाई। हाँ, अब एक एग्जाम्पल देखिए डिक्लाइनिंग का। देखिए, डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन, यानी मना करते हुए, अस्वीकार करते हुए कि क्या वजह, क्या कारण है कि वो इस फंक्शन में नहीं आ सकते, या जो भी है। देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर to attend the Teachers' Day celebration on 5th September 2020 at 10 a.m. You are Aditya Sharda, father of Shreya, class 11th of this school. Write a formal reply for being unable to accept the invitation. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर की तरफ से क्या मिला है, इनविटेशन मिला है। किस लिए? अटेंड द टीचर्स डे सेलिब्रेशन। कब? 5 सितंबर को। ठीक है, कितने बजे? 10 AM। सारी बातें इसमें दे दी हैं। अब आप कौन हैं? आदित्य शारदा, फादर ऑफ श्रेया, क्लास 11th, यानी आप आदित्य शारदा हैं, श्रेया क्लास 11th की लड़की श्रेया के। ठीक है, अब राइट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। उस इनविटेशन की अस्वीकृति की अयोग्यता को बताने के लिए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। अब देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से हम एक्सेप्टिंग रिप्लाई दिखते हैं, बस सिर्फ इसमें एक पॉइंट कि रीज़न और विश ये हमें देखना होता है। देखिए, अब यहाँ भी देखिए, सेंडर कौन है? मिस्टर आदित्य शारदा। थैंक्स द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑन 5th September 2020। बट अब यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमने उस एक्सेप्टिंग रिप्लाई में लिखा था। ठीक है ना। अब यहाँ से हम रीज़न बता रहे हैं कि हम किस रीज़न की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या वजह है। ठीक है, बट रिग्रेट बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। समझ में आया? सिंसियर थैंक्स, अब यहाँ हमने विशेष दे दी हैं। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब ये था हमारे फॉर्मल रिप्लाई। अब देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होता है? इनफॉर्मल रिप्लाई इज ए पर्सनल रिप्लाई दैट वी राइट टू आवर फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये रिप्लाई फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में लिखे जाते हैं। अब इसके वैल्यू पॉइंट्स देखिए। वैल्यू पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाई ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसके क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हैं देखिए। इसमें भी एड्रेस ऑफ द, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं उसी तरह से लिखे जाते हैं। डेट ऑफ राइटिंग एंड रिप्लाई, सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट, यानी कि जो आपका पत्र प्राप्त कर रहा है उसके लिए सैल्यूटेशन, थैंक्स टू द रेसिपिएंट, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, उसे धन्यवाद देते हुए, और किस बाबत में, उस इन्विटेशन के बाबत में। फिर नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन्स एक्सेट्रा, फिर डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, और फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल ऑफ द इन्विटेशन। इसमें भी हम एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल इन्विटेशन का जब देते हैं तब एक्सेप्टेंस में तो वहीं हमारा लेटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम रिफ्यूज़ल देते हैं तो वहाँ भी हमें रीज़न और विश बताना पड़ता है। रीज़न यानी कारण और विश यानी कि शुभकामनाएं। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री
क्लोज करते हैं और लास्ट में सेंडर के सिग्नेचर या उसका नाम। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड ऑन द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ऑन 22 मार्च 2000 डेट। रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन इनफॉर्मली एक्सेप्टिंग इट। इनफॉर्मली एक्सेप्टिंग यानी कि आप इस पत्र को स्वीकार करते हुए आपको रिप्लाई देना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि बॉक्स में ये देखिए, फिर उसके बाद सबसे पहले एड्रेस देखिए 56 स्टेशन रोड भरतपुर, फिर उसके बाद डेट मार्च 10, फिर हमने कहा था सैल्यूटेशन। अब देखिए डियर, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है तो आप उसको उसके नाम से भी सैल्यूटेशन दे सकते हैं, जैसे डियर अर्णव। फिर आई एम रियली प्लीज टू बी इन्वाइटेड ऑन द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 22 मार्च। आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इनक्लोज कर देंगे, देखिए योर्स, और फिर उसके बाद नाम यानी अर्जुन। ठीक है, ये था हमारा इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई। देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए किस तरह से। यू आर सुधाकर, you have received an invitation from your friend Gopal to join his birthday party, but as you have an urgent work, so you are unable to attend it. Write an informal reply to decline the invitation. ठीक है, यहाँ भी देखिए सबसे पहले एड्रेस 25 शिव विहार बीकानेर, फिर डेट आ गई 24 दिसंबर 2021 जो भी आपके, फिर सैल्यूटेशन डियर गोपाल, क्योंकि ये लेटर गोपाल लिख रहा है, सॉरी गोपाल को लिखा गया है। देखिए मैनी थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन एट योर 18th बर्थडे पार्टी ऑन 4th January 2000 at 8 p.m. But I am sorry to say that it will not be possible for me to reach there as I have an urgent work on the same day. I send my wishes for you on this birthday. जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, हम उसमें डेट, वेन्यू और न जाने का कारण और फिर विशेस सभी चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद योर्स सुधाकर। ये हमारे शॉर्ट कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक था। अब हमारे शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।